नमस्कार मित्रों, मैं राकेश चौधरी तेजस एकेडमी के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। जो अपनी डेली 7:15 बजे राजस्थान करंट को लेकर आगामी मुख्य भर्ती परीक्षाएं, चाहे वो रीट रही, जमादार सेकंड ग्रेड की रही या अन्य जो आगामी राजस्थान करंट से संबंधित क्वेश्चन से जो जहां पर राजस्थान का करंट आता है, उनको लेकर अपनी क्लास शाम 7:15 बजे डेली तेजस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपको मिलती है। आप इस क्लास में जुड़ना ना भूले। साथियों, आपके जो दोस्त, मित्रगण, भाई बहन जो राजस्थान से संबंधित भर्तियों की तैयारी करते हैं या राजस्थान का करंट आता है, तो आप ये क्लास की लिंक उन्हें अवश्य भेजें। चलो अपनी आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की क्लास में अपना अंता विधानसभा उपचुनाव हुए अभी हाल ही में, और इस अंता उपचुनाव के अंतर्गत किन्होंने जीत हासिल की, वहां पर पहले प्रत्याशी कौन था, वर्तमान में अभी उन्होंने जीत हासिल किसने की, इन सभी बातों के ऊपर अपनी चर्चा जारी रहेगी। आगे हम बात करें अंता विधानसभा उपचुनाव की। अंता विधानसभा उपचुनाव के बाद में हम बात करें कि देश का पहला संयुक्त विधि एवं प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ खुलने जा रहा है, कौन से जिले में खुलने जा रहा है। बात करें खरीफ फसल जो 2025-26 की जो रिपोर्ट जारी हुई है, उस 2025-26 की रिपोर्ट में जो गिरदावरी रिपोर्ट आई है, उसमें कितने जिलों को एसआई घोषित किया गया है। जो जहां पर आप अकाल से संबंधित बात करें, ओलावृष्टि से संबंधित बात करें, जिनसे जो क्षति फसल को खरीफ की फसल को जो नुकसान होता है, उनसे संबंधित जो अभावग्रस्त जिले घोषित किए हैं, वो कितने जिले घोषित किए हैं। बात करें वर्तमान मुख्य सचिव, राजस्थान में जो मुख्य सचिव है, वो वर्तमान में नए मुख्य सचिव आए हैं, और राजस्थान में वो नए मुख्य सचिव कौन है, इन संबंधित सभी बातों पर अपनी चर्चा जारी रहेगी। आप क्लास को आगे से ज़्यादा शेयर कर दो। जो बच्चे, भाई बहन सेकंड आगामी सेकंड ग्रेड रही, जहाँ पर लगभग 1 वर्ष का लगभग राजस्थान का करंट पूछा जाता है, तो वो आगामी 1 वर्ष से संबंधित जो जितनी भी भर्तियां है, वो अपनी क्लास में जुड़ना ना भूले। जो भी आपके आस पड़ोसी रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं या जमादार सेकंड ग्रेड का जिन्होंने फॉर्म भरा हुआ है, तो इस क्लास की लिंक को जरूर शेयर करें। आज का अपना पहला क्वेश्चन है अंता विधानसभा। अंता विधानसभा उपचुनाव में हाल ही में किस प्रत्याशी ने जीत हासिल की। अभी अंता के अंतर्गत उपचुनाव हुआ है। राजस्थान की एक सीट है, 12 जिले के अंतर्गत अंता सीट। उस अंता सीट के ऊपर उपचुनाव हुआ है। उपचुनाव की बात करें तो इसके अंतर्गत 3 प्रत्याशी खड़े हुए हैं। बीजेपी से बात करें तो बीजेपी से प्रमोद जैन भाया हुए हैं। कांग्रेस से कांग्रेस ने टिकट दिया है, सॉरी, बीजेपी से मोरपाल सुमन खड़े हुए हैं। कांग्रेस ने टिकट दिया प्रमोद जैन भैया को, और निर्दलीय उम्मीदवार है नरेश मीणा जी। बात करें कंवरलाल मीणा, ये कंवरलाल मीणा है जो पिछले यहाँ पर विधायक थे, जिनकी विधानसभा में सदस्यता समाप्त कर दी गई। इस कंवरलाल मीणा के ऊपर आरोप केस लगने के बाद में ये हाई कोर्ट से संबंधित याचिका जाहिर की। ये फिर लोक केंद्र के अंतर्गत गए, सुप्रीम कोर्ट में गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी इनकी विधानसभा की सदस्यता समाप्त करने के आदेश दिए। और ये कंवरलाल मीणा जो 12 से अंता सीट से एमएलए, बीजेपी से एमएलए थे, इनकी सदस्यता समाप्त की गई। सदस्यता इनकी समाप्त हुई। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि अभी हाल ही में राजस्थान के कौन से विधायक की विधानसभा सदस्यता समाप्त की गई, तो वो कंवरलाल मीणा जी थे। और इस सीट पर अभी उपचुनाव हुई है 14 तारीख, कल जो चुनावों का जो नतीजा आया है, उसमें कांग्रेस के प्रमोद जैन भैया की विजय हुई है। कांग्रेस के प्रमोद जैन भैया की विजय हुई है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाल ही में जो अंता विधानसभा उपचुनाव के अंतर्गत किस पार्टी के किस सदस्य ने जीत हासिल की है, तो वो प्रमोद जैन बाया है और कांग्रेस से है। दूसरे नंबर पर अपने मोरपाल बीजेपी से है, उन वो रहे हैं। इनमें कुल मत मिले हैं, वो मत मिले 6,000 सॉरी 69,571, 69,571 कुल मत मिले हैं। इनकी जो जीत हुई है मोरपाल भाया की, सॉरी ये भाया की, तो इसकी जीत हुई है 15,612 मतों से इनकी विजय हुई है। 15,612 वोटों से इनकी विजय हुई है। बीजेपी प्रत्याशी की बात करें तो ये मोरपाल सुमन है, और निर्दलीय प्रत्याशी की बात करें तो नरेश जी मीणा है। निर्दलीय प्रत्याशी नरेश जी मीणा है। बीजेपी और
निर्दलीय जो उम्मीदवार है नरेश मीणा जी, इनके मात्र 158 मतों का ही अंतर रहा है। मात्र कितने मतों का? मात्र 158 मतों का ही अंतर रहा है। अगर 158 मत अगर नरेश मीणा के ज्यादा आते हैं तो वो सेकंड स्थान पर रहते, लेकिन 158 मत बीजेपी को ज्यादा है, मोरपाल सुमन को ज्यादा है, अर्थात सेकंड स्थान पर मोरपाल सुमन है और नरेश मीणा जी निर्दलीय प्रत्याशी पर तीसरे स्थान पर है। बात करें राजस्थान विधानसभा की, तो राजस्थान विधानसभा की आपको पता है कुल 200 सीटें हैं। राजस्थान विधानसभा में कुल 200 सीटें हैं, जिसमें भाजपा की 118 सीट है। भाजपा की कुल 118 सीट है। बात करें कांग्रेस की, कांग्रेस की 66 प्लस 1, कांग्रेस की 66 सीट थी और अब एक सीट अंता विधानसभा से चुनकर गए, अंता सीट, और अब कुल 67 सीट हो गई है। कुल कांग्रेस की 67 सीट हो गई है। बीजेपी की बात करें तो इस बीएपी की 4 सीटें हैं। बीएसपी की बात करें तो इस बीएसपी की 2 सीटें हैं। और आरएलडी की बात करें, आरएलडी की 1 सीट है। और निर्दलीय की बात करें तो निर्दलीय वर्तमान में 8 प्रत्याशी है। आरएलडी ये हरियाणा की पार्टी है जो अपने भरतपुर से 1 सीट इनको दी गई थी कांग्रेस से गठबंधन के साथ। निर्दलीय 8 व्यक्ति है। 23 माह में 8 विधायक निर्दलीय है और 23 माह में अब तक 8 उपचुनाव हो गए। 23 माह के अंतर्गत 8 उपचुनाव हुए। आपको बताएं भाजपा कहां कहां से चुनी है। 8 उपचुनाव की बात करें तो खियूसर से रेवत राम डांगा जी है, आपको पता है, रामगढ़ सीट से, सलूम्बर से, झुंझुनू से और देवली उनियारा से। सलूम्बर के अंतर्गत जो सीट थी वहां पर विधायक की मृत्यु हो जाती है और वहां पर उसकी पत्नी दोबारा से चुनाव लड़ती है और यहाँ पर बीजेपी की सीट आती है। झुंझुनू और देवली उनियारा यहाँ पर उपचुनाव होते हैं और बीजेपी की सीट आती है। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की दौसा में और अंता में जो अभी चुनाव हुए हैं भाई वहां पर जीत हासिल की है। और बीएपी की बात करें तो बीएपी में जो 84 सीट है उस 84 सीट से उपचुनाव में जीत हासिल की है। राजकुमार जो रोत की पार्टी है बीएपी, वहां से ये 84 से सीट से राजकुमार रोत की पार्टी का विधायक बना है। इस प्रकार कुल 8 उपचुनाव हुए हैं 23 माह के अंतर्गत। नेक्स्ट आगे चले। आगे है कि देश का जो पहला संयुक्त विधि एवं प्रौद्योगिकी केंद्र है, देश का पहला विधि एवं जो प्रौद्योगिकी केंद्र है वो केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? जयपुर, जोधपुर, दिल्ली व भोपाल। आपको पता है कि राजस्थान में एकमात्र आईआईटी है। राजस्थान में एकमात्र आईआईटी है और वो आईआईटी कहाँ पर है? वो आईआईटी है जोधपुर में। कहाँ पर है? जोधपुर में। इस जोधपुर इस आईआईटी के द्वारा जोधपुर में संयुक्त विधि एवं प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना जोधपुर में की जा रही है। संयुक्त विधि एवं प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना कहाँ की जा रही है? जोधपुर में की जा रही है। किसके द्वारा? आईआईटी जोधपुर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। हाल ही में जारी खरीफ फसल जो 2025-26 की रिपोर्ट आई है, हाल ही में जारी खरीफ फसल की जो रिपोर्ट आई है 2025-26 की, इस गिरदावरी रिपोर्ट के आधार पर कितने गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया गया है? जो बरसात से संबंधित जो फसल खराब हो जाती है या ओलावृष्टि से संबंधित इन समस्याओं से संबंधित जो राजस्थान में जो खरीफ की फसल है, उस खरीफ की फसल में 2025-26 में जो गिरदावरी हुई है उस रिपोर्ट में कितने गांवों को राजस्थान के अभावग्रस्त घोषित किया गया है? आपको मैं बता दूं कि राजस्थान के इसमें कुल 12 जिलों को शामिल किया गया है। राजस्थान के कितने जिलों को शामिल किया गया है? राजस्थान में इसमें कुल 12 जिलों के को शामिल किया गया है और 12 जिलों के 7451 गांव शामिल है। कितने गांव? 7451 गांव शामिल है इन 12 जिलों में। इन 12 जिलों में 7451 गांव शामिल है। वो 12 जिले कौन कौन से हैं उनमें हम बात करें तो पहला है बांसवाड़ा। कौन सा गांव है? बांसवाड़ा। बांसवाड़ा। दूसरा है ब्यावर। कौन सा है? ब्यावर। बांसवाड़ा की मैं बात करूं तो बांसवाड़ा में 735 गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया गया। कितने गांवों को? 735 को। ब्यावर की बात करें तो ब्यावर में 660 गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया गया है। 660 गांव ब्यावर में घोषित किया है। बात करें तीसरे जिले की तो वह है डूंगरपुर। कौन सा है? डूंगरपुर। डूंगरपुर। चौथा गांव में बताऊं, सॉरी जिला, तो वह है जोधपुर। चौथा जोधपुर। डूंगरपुर की बात करूं तो डूंगरपुर में 1042 गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया है।
डूंगरपुर में 1042 गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया है। और जोधपुर की मैं बात करूं तो 690 गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया गया है। आगे मैं पांचवें जिले की बात करूं, कुल 12 जिले लिए हैं, जिनमें से पांचवें जिले की मैं बात करूं तो वह है भीलवाड़ा। कौन सा? भीलवाड़ा। और छठा में जिला बताऊं तो वह है नागौर। कौन सा? नागौर। भीलवाड़ा की मैं बात करूं, भीलवाड़ा जिले की बात करूं तो 1271, भीलवाड़ा में 1271 गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया गया है। और मैं नागौर जिले की बात करूं तो 660 गांवों को नागौर के अभावग्रस्त घोषित किया गया है। बात करें सातवें जिले की, सातवें जिले की मैं बात करूं तो नागौर के बाद में राजसमंद, राजसमंद में 409 गांवों को, राजसमंद, राजसमंद में 409 गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया गया है। आठवें में अगर जिले की बात करूं तो वह है डीडवाना और कुचामन। कौन सा है? डीडवाना, जो नया जिला बना है डीडवाना कुचामन। इस डीडवाना कुचामन की मैं बात करूं तो डीडवाना कुचामन में 695 गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया गया है। कितने? 695 गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया गया है। बात करें सवाई माधोपुर की, कौन सा अगला? नौवा सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर, और सवाई माधोपुर में 106 गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया गया है। बात करें श्री गंगानगर की, श्री गंगानगर, और गंगानगर की बात करें तो गंगानगर में मात्र 11 गांवों को, सबसे कम गंगानगर में घोषित किया है, मात्र 11 गांवों को। बात करें हम बालोतरा की, तो बालोतरा की बात करें तो बालोतरा में 204 गांव है। बालोतरा में 11वां नंबर का बालोतरा, बालोतरा में 204 गांव है। और नेक्स्ट लास्ट गांव है चित्तौड़गढ़, और चित्तौड़गढ़ में 1968, सबसे ज्यादा चित्तौड़गढ़ में है। चित्तौड़ में 1968 गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया है। कुल बात करें तो कुल 7,451, 7451 गांव 12 जिलों के अभावग्रस्त घोषित किया गया है। कुल 7451 गांव, इंपोर्टेंट लगा लेना, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 2025-26 की रिपोर्ट के आधार पर, गिरदावरी में की रिपोर्ट के आधार पर जो कितने गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया, तो वह 12 जिलों के 7451 गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान का पहला कौन सा इंसेंटिव कैलकुलेटर लॉन्च किया गया है? हाल ही में राजस्थान का पहला इंसेंटिव कैलकुलेटर लॉन्च हुआ है, उसका नाम क्या है? निवेशक कैल्क, लाभ कैल्क, उद्योग कैल्क, या प्रोत्साहन कैल्क? तो उसका नाम है लाभ कैल्क। कौन सा है? बी होगा। कौन सा है? लाभ कैल्क। आपको दिख रहा है, ये लाभ कैल्क राजस्थान का पहला इंसेंटिव कैलकुलेटर है, जो 2024 के तहत निवेश की योजनाओं को पारदर्शिता और नवाचार को क्या करेगी? एक नई शुरुआत देगा। बात करें राज्य में इज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाने के लिए, इसका उद्देश्य के लिए तैयार किया गया है। इससे संबंधित हम बात करें, ये कैलकुलेटर रिप्स 2024 के अंतर्गत निवेशकों को मिलने वाले इंसेंटिव्स का अनुमान लगाने में मदद करता है। इसमें इंसेंटिव का जो अनुमान लगाने में ये क्या करेगा? मदद करेगा। बात करें, निवेशक इस कैलकुलेटर के जरिए विभिन्न इंसेंटिव विकल्पों की तुलना कर सकते हैं, और ये सालाना इंसेंटिव का अनुमान भी देता है। इसे सीएम भजन लाल शर्मा द्वारा लॉन्च किया गया है। इस कैलकुलेटर को राजस्थान के मुख्यमंत्री श्रीमान भजन लाल शर्मा के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13 से 15 नवंबर 13 से 15 नवंबर 2025 तक आयोजित आंगनबाड़ी ओलंपिक गेम्स, जो 13 नवंबर से लेकर 15 नवंबर 2025 तक का जो आंगनबाड़ी ओलंपिक गेम 2025 का जो आयोजन हो रहा है, उसकी थीम क्या है? बात करें आंगनबाड़ी ओलंपिक गेम की, तो आपको पता है, छोटे बच्चे 3 साल से 6 वर्ष तक के जो बच्चे हैं, उन बच्चों को आंगनबाड़ी के अंतर्गत ओलंपिक, उनमें खेल की भावनाओं को बढ़ाने के लिए खेल खेल में सीखो, उनकी थीम है। ऑप्शन बी, खेल खेल में सीखो।
थीम है खेल खेल में सीखो। 13 नवंबर से 15 नवंबर 2025 तक आयोजन किया जा रहा है। ओलंपिक गेमों का आयोजन किया जा रहा है, आंगनबाड़ी ओलंपिक गेम 2025 का, जिसकी थीम रखी गई है कि खेल खेल में सीखो। बात करें आयोजन की अवधि, आपको पता है कि 13 नवंबर से 15 नवंबर तक है। ये कार्यक्रम आंगनबाड़ी ओलंपिक गेम्स 2025 किया जा रहा है। इसकी थीम आपको पता है, फिर से मेरे साथ बोलो, इसकी थीम है खेल खेल में सीखो। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य की बात करें तो जो बच्चों के सर्वांगीण विकास में खेलों की भूमिका को बढ़ावा देने के लिए और इसमें जो सीखने को रोचक व खेल आधारित बनाने के लिए इसका उद्देश्य है। मुख्य फोकस में इसमें दिया जाएगा जो छोटे बच्चे हैं उनके शारीरिक विकास में, समन्वय के कौशल में, उनमें सामाजिक एवं मानसिक विकास करने के लिए। बात करें इसमें लाभार्थी कौन होगा, तो लाभार्थी की हम बात करें तो आंगनबाड़ी केंद्रों से जुड़े 3 से 6 वर्ष की आयु के वर्ग के बच्चे इसके लाभार्थी है। और इसकी विशेषता ही देखें तो ये राज्य स्तर पर बच्चों के लिए आयोजित महत्वपूर्ण खेल आधारित एक शैक्षणिक पहल है। छोटे बच्चों को इसमें शारीरिक विकास, समन्वय कौशल, मानसिक विकास को बढ़ावा देने के लिए इसका मुख्य फोकस रखा गया है। इसकी थीम आपको पता है, खेल खेल में सीखो इसकी मुख्य थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले तो अगला क्वेश्चन अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के वर्तमान मुख्य सचिव कौन है? राजस्थान के वर्तमान मुख्य सचिव कौन है? तो राजस्थान के वर्तमान मुख्य सचिव आपको पता है कि हाल ही में राजस्थान के जो मुख्य सचिव थे सुधांश पंत। कौन थे? सुधांश पंत। तो कांग्रेस सरकार के लास्ट तक जो गहलोत सरकार थी, उस गहलोत सरकार के अंतिम वर्ष में सुधांश पंत की नियुक्ति हुई थी। जो बीजेपी सरकार में मात्र 22 महीने के अंतर्गत इनको दिल्ली भेज दिया गया। और सुधांश पंत राजस्थान के मुख्य सचिव थे, लेकिन वर्तमान में जो नया राजस्थान को मुख्य सचिव मिल गया है और वो मुख्य सचिव है वी श्रीनिवास। कौन है नया मुख्य सचिव? वी श्रीनिवास है। इनको सुधांश पंत की बात करें तो सुधांश पंत को दिल्ली के अंतर्गत सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग में सचिव का पद दिया गया है। सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग है, उस अधिकारिता विभाग के अंतर्गत इसको सुधांश पंत को सचिव का पद दिया गया है। और राजस्थान के नए मुख्य सचिव श्रीनिवास जी है। वी श्रीनिवास जी की आपको इमेज दिख भी रही होगी। वी श्रीनिवास जी राजस्थान के नए मुख्य सचिव बने हैं। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, सुधांश पंत। आप सुधांश पंत कैबिनेट सचिवालय में किस पद पर नियुक्त किया गया है? अभी मैं आपको बता ही रहा था कि उनको सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है। और नेक्स्ट अपना क्वेश्चन भी यही है कि सुधांश पंत को कैबिनेट सचिवालय में किस पद पर नियुक्त किया गया है? तो सुधांश पंत को आपको बताए तो कैबिनेट सचिवालय में सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है। कैबिनेट सुधांश पंत को जो कैबिनेट सचिवालय है वहां पर अभी जो 30 नवंबर को उनकी नियुक्ति, 30 नवंबर को वो रिटायर हो रहे हैं और उनके स्थान पर सचिव के तौर पर सुधांश पंत की नियुक्ति होंगी। तब तक ये सचिव ओएसडी के रूप में कार्यरत है, ये अपने सचिव के पद पर है। किस विभाग की बात करें तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में। राजस्थानी भाषा का जो केंद्रीय बाल साहित्य पुरस्कार की बात करें, राजस्थानी भाषा के मुख्य जो पुरस्कारों में बात करें तो राजस्थानी भाषा में जो केंद्रीय बाल साहित्य पुरस्कार है, ये केंद्रीय बाल साहित्य पुरस्कार आपको मैं कल बता रहा था कि भोगीलाल पाटीदार को बाल साहित्य पुरस्कार मिला, जिसका आयोजन दिल्ली में तानसेन नगर मार्ग पर किया जा रहा है साहित्य भवन में। जो भोगीलाल पाटीदार बांसवाड़ा को बाल साहित्य पुरस्कार दिया जाएगा, जिनकी मुख्य रचना है पखेरुरी पीड़ा। कौन सी रचना है मुख्य? पखेरुरी पीड़ा। इनका नाटक है पखेरुरी पीड़ा। किसका? भोगीलाल पाटीदार को, जिसमें इसे बाल साहित्य पुरस्कार 2025 दिया जा रहा है। नेक्स्ट बात करें 2025 में ही राजस्थानी भाषा के लिए जो साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार है, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार है। एक होता है बाल साहित्य पुरस्कार, एक होता है युवा साहित्य पुरस्कार।
बाल साहित्य पुरस्कार राजस्थानी भाषा में भोगीलाल पाटीदार को दिया जा रहा है। उनकी कौन सा रचना के लिए? उनका नाटक है पखेरौनी पीड़ा के लिए। और बात करें राजस्थानी भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार, तो युवा पुरस्कार दिया जा रहा है पूनम चंद जी गोदारा है अपने बीकानेर से। कौन है? पूनम चंद जी गोदारा है बीकानेर से, जिनकी पुस्तक है, उनकी कविता है अंतसरे आंगणे। कौन है? अंतसरे आंगणे। इंपोर्टेंट लगा लेना ये, जो साहित्य से संबंधित, कला संस्कृति में जो भाषा साहित्य का जो टॉपिक होता है, उस साहित्य से संबंधित अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो यह मुख्य कविता रचना से पूछा जाता है कि ये रचना किसकी है, ये कविता किसकी है। यह पूछा जाता है कि कौन सा पुरस्कार किसे दिया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट लगा लेना कि राजस्थानी भाषा के लिए जो साहित्य युवा पुरस्कार है वो पूनम चंद गोदारा को दिया गया है। उनकी रचना की बात करें तो अंतसरे आंगणे है। और बात करें राजस्थानी भाषा के लिए जो बाल साहित्य पुरस्कार है, तो बाल साहित्य पुरस्कार भोगीलाल पाटीदार को दिया गया है, जो बांसवाड़ा के निवासी है, और पखेरौनी पीड़ा नाटक के लिए दिया गया है, दिल्ली में दिया गया है। बात करें हिंदी भाषा के लिए बाल साहित्य पुरस्कार, हिंदी भाषा के लिए बाल साहित्य पुरस्कार, एक है राजस्थानी भाषा के लिए बाल साहित्य पुरस्कार, एक है हिंदी भाषा के लिए बाल साहित्य पुरस्कार। तो हिंदी भाषा के लिए बाल साहित्य पुरस्कार की बात करें तो वह सुशील शुक्ल एक बट्टे 12 कहानी है, उस पर इन्हें भाषा राजस्थान इसे हिंदी भाषा के लिए बाल साहित्य पुरस्कार दिया गया है। हिंदी भाषा के लिए युवा साहित्य पुरस्कार की बात करें, हिंदी भाषा के लिए युवा साहित्य पुरस्कार की बात करें तो ये पार्वती त्रिकी फिर उगना कविता है, पार्वती त्रिकी की फिर उगना कविता है। दोनों में कंफ्यूज होने की कोई दिक्कत नहीं है। राजस्थानी भाषा के लिए है, ये हिंदी भाषा के लिए। राजस्थानी भाषा के लिए बाल साहित्य पुरस्कार आपको पता है भोगीलाल पाटीदार बांसवाड़ा के रहने वाले हैं। इनकी कौन सी रचना पर दिया गया है? तो इनकी नाटक है एक पखेरौनी पीड़ा के लिए। युवा साहित्य पुरस्कार राजस्थानी भाषा के लिए किसे दिया गया है? तो पूनम चंद जी, जो पूनम चंद जी बीकानेर है उन्हें दिया गया है। उनकी कौन सी रचना है? तो उनकी एक कविता है अंतसरे आंगणे। राजस्थानी हिंदी भाषा से संबंधित हम बात करें तो हिंदी भाषा का जो बाल साहित्य पुरस्कार है, ये बाल साहित्य पुरस्कार सुशील शुक्ल की 1/12 में दिया गया है। सुशील शुक्ल की 1/12 कहानी है, उसमें दिया गया है। और बात करें हिंदी भाषा के लिए युवा साहित्य पुरस्कार तो वो दिया गया है पार्वती तिर्की की फिर उगना कविता के ऊपर। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 57वीं जूनियर नेशनल शूटिंग बॉल चैंपियनशिप में राजस्थान का कौन सा स्थान प्राप्त किया है? अभी हाल ही में जो 57वीं जूनियर नेशनल शूटिंग बॉल चैंपियनशिप का आयोजन हुआ है, उसमें अपने राजस्थान, हरियाणा राजस्थान, अपना राजस्थान का कौन सा स्थान प्राप्त किया है? बात करें अपने राजस्थान की तो अपने राजस्थान ने इसमें तीसरा स्थान प्राप्त किया है। राजस्थान ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तीसरा स्थान प्राप्त किया है। आगे चले, मरुज्वाला युद्धाभ्यास किस स्थान पर आयोजित किया गया है? मरुज्वाला युद्धाभ्यास किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? आपको मैंने, हमारी क्लास भी है यूट्यूब पर, आप देखना जाके युद्धाभ्यास से संबंधित। आपको पता है पिछले जो एग्जाम हुए, चाहे वो जेल प्रेरी का ले लो, चाहे वो वीडियो का ले लो, चाहे वो पटवार का ले लो, उनमें सभी में क्वेश्चन पूछा जाता है युद्धाभ्यास से संबंधित। प्रत्येक पेपर में एक क्वेश्चन युद्धाभ्यास से संबंधित आया है। और हमने ये सभी क्वेश्चनों को देखते हुए, पिछले पेपरों को देखते हुए यूट्यूब पर अपनी युद्धाभ्यास से, मुख्य युद्धाभ्यास से संबंधित एक अपनी क्लास भी है, वहां जाकर आप देखना। प्रत्येक मुख्य युद्धाभ्यास को हमने वहां पर समझाया है, तो आप उस क्लास को वहां पर जरूर जाके लीजिए। मरुज्वाला युद्धाभ्यास की हम बात करें तो ये मरुज्वाला युद्धाभ्यास है, ये अपने जैसलमेर में आयोजित किया जा रहा है। मुख्य मुख्य युद्धाभ्यास आपको वहां पर जाकर देख सकते हैं। वैसे मैं आपको बताऊं राजस्थान से संबंधित मुख्य युद्धाभ्यासों की, तो अभी जो महागजराज है, जो महागजराज युद्धाभ्यास हुआ है अभी हाल ही में, महागजराज, ये महागजराज आपको पता है जो भारतमाला एक्सप्रेसवे है, इस भारतमाला एक्सप्रेसवे के ऊपर भारत की बात करें तो ये बाड़मेर में, कहाँ पर है? बाड़मेर में, बाड़मेर में भारतमाला एक्सप्रेसवे पर वायुसेना, भारतीय वायुसेना के द्वारा महागजराज युद्धाभ्यास किया गया अभी हाल ही में। बात करें अखंड प्रहार की, कौन सा? अखंड प्रहार, अगला है अखंड प्रहार। अखंड प्रहार, ये अखंड प्रहार भारतीय सेना के द्वारा किया गया, भारतीय सेना के द्वारा किया गया, ये भी राजस्थान में ही किया गया अखंड प्रहार। बात करें त्रिशूल, अभी त्रिशूल युद्धाभ्यास का आयोजन भी राजस्थान में ही किया गया, यह भी भारतीय सेना के द्वारा किया गया। और बात करें इंदिरा 2025, इंदिरा 2025, क्या मैं लिख देता हूं,
इंदिरा 2025 का आयोजन भी राजस्थान में ही किया गया। और राजस्थान में भी बात करें तो जो राजस्थान में जो फील्ड फायरिंग रेंज है, राजस्थान में महाजन फील्ड फायरिंग रेंज है बीकानेर में, वहां पर इसका आयोजन किया गया। और ये युद्ध अभ्यास है इंदिरा, ये भारत और रूस के मध्य हुआ है। भारत प्लस रूस, भारत और रूस इन दोनों देशों के मध्य इंदिरा 2025 का आयोजन बीकानेर महाजन फील्ड फायरिंग रेंज के अंतर्गत हुआ है। बात करें महागजराज की, महागजराज बाड़मेर में हुआ है, वायुसेना के द्वारा हुआ है। अखंड प्रहार की बात करें, अखंड प्रहार भी राजस्थान में हुआ है और भारतीय सेना के द्वारा हुआ है। बात करें त्रिशूल, ये त्रिशूल भी भारतीय वायुसेना के द्वारा राजस्थान में किया गया है। मरुज्वाला युद्धाभ्यास की बात करें तो ये अपने जैसलमेर में हुआ, मरुज्वाला जैसलमेर में आयोजन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान में एक शहर एक निगम मॉडल के तहत किन 3 शहरों में दो दो नगर निगमों को मिलाकर एक ही नगर निगम बनाया गया है? जो राजस्थान में नगर निगम है, उन नगर निगमों को, राजस्थान में 3 ऐसे जिले हैं जहां पर 2 नगर निगम है। जैसे हम बात करें जयपुर जिले की, जयपुर जिले में आपको पता है जयपुर हेरिटेज, जयपुर ग्रेटर अलग 2 नगर निगम थे। जोधपुर उत्तर, जोधपुर दक्षिण अलग थे। कोटा की बात करें, कोटा उत्तर, कोटा दक्षिण, 2 अलग अलग जो अपने बात करें निगम बने हुए थे, नगर निगम, उनको अब एक ही कर दिया गया है। इन तीनों जिलों में जो नगर निगम थे उनको दोनों को एक ही कर दिया गया है। कुल पहले 13 नगर निगम थे राजस्थान में, कुल 13 नगर निगम थे। लेकिन अब इन तीनों में से इन दोनों को आपस में मिलाकर, जैसे जयपुर का 2 है, उन जयपुर के दोनों को एक कर दिया गया है, जोधपुर के दोनों को एक कर दिया गया है और कोटा के दोनों को एक कर दिया गया है। अब कुल 10 नगर निगम है। वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में कुल 10 नगर निगम है। कितने? कुल 10 नगर निगम है। जयपुर जोधपुर कोटा को मिलाकर एक ही नगर निगम बना दिया गया है। ऑप्शन इसका ए सही होगा। बात करें वो 10 नगर निगम कौन से हैं, 10 नगर निगम कौन से हैं, तो पहले हम बात करें, आपको पता है जयपुर में 2 थे, अब एक ही कर दिया गया है, मतलब जयपुर नगर निगम। जोधपुर में 2 थे, जोधपुर को भी एक ही कर दिया गया है। बात करें कोटा की, कोटा के अंतर्गत भी उत्तर और दक्षिण 2 नगर निगम थे, कोटा के नगर निगम को भी अब एक ही नगर निगम कर दिया गया है। बात करें उदयपुर की, बात करें उदयपुर नगर निगम, उदयपुर में एक ही था। बात करें बीकानेर में, बीकानेर में भी एक ही नगर निगम था। बात करें नेक्स्ट भरतपुर की, भरतपुर में भी, भरतपुर में भी एक ही नगर निगम था। 7वें अगर हम नगर निगम की बात करें तो वह है अजमेर में, 7वां अजमेर में, 7वां नगर निगम अजमेर का है। 8वें अगर नगर निगम की बात करें तो 8वां है अलवर, 8वां नगर निगम अलवर। अलवर को आपको पता होना चाहिए, ये नवीनतम 2023 में ही इसे गठित किया गया है। 2023 में ही अलवर नगर निगम का गठन हुआ है। और जो 9वां और 10वां नगर निगम है, 9वां और जो 10वां नगर निगम है, 9वां पाली और 10वां भीलवाड़ा, इन दोनों को एक ही साथ बनाया गया है। पाली और भीलवाड़ा का गठन एक ही साथ हुआ है। पाली और भीलवाड़ा का गठन अभी नवीनतम दोनों नगर निगम 2025 में गठन हुआ है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान में अभी हाल ही में नवीनतम 2 नगर निगम गठित हुए हैं, वो कौन कौन से हैं? तो वह है पाली और भीलवाड़ा, 2 नए नगर निगम है। अलवर को 2023 में नगर निगम बना दिया गया था। इनसे पहले कुल बात करें तो 13 नगर निगम थे, लेकिन जयपुर जोधपुर कोटा के 2-2 नगर निगम थे, उनमें हटाकर अब एक एक कर दिया गया है, दोनों को आपस में मिला लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। अगला क्वेश्चन है अपना, आईआरसी के 84वें वार्षिक 70 वर्ष 2025 का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है? डॉक्टर एस के शर्मा, प्रोफेसर पृथ्वी सिंह काहल, अरविंद चौहान या सीमा सक्सेना? जो ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है, ये पृथ्वी सिंह काहल को दिया गया। किसे दिया गया मित्रों? पृथ्वी सिंह काहल को यह अवार्ड दिया गया है। आज की जो अपनी करंट की क्लास थी वो यहीं तक थी। आपको कैसे क्वेश्चन लगे आप एक बार कमेंट करके उससे बताइए। अपनी क्लास में जो नहीं जुड़ रहे हैं उनको भी लिंक शेयर करें। और इनकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए, जो क्लास में आप देख रहे हैं उसकी पीडीएफ चाहिए, तो तेजस एकेडमी जयपुर के नाम से अपना टेलीग्राम चैनल भी है, जिसकी लिंक आपको बायो में मिल भी जाएगी। तो आप टेलीग्राम के इस चैनल के बायो में जाइए और आप टेलीग्राम पर तेजस एकेडमी जयपुर भी सर्च कर सकते हैं। वहाँ पर डेली जो क्लास होती है इसकी पीडीएफ जैसे ही क्लास खत्म होती है वहाँ
वहाँ पर आपको ये पीडीएफ मिल सकती है। आप अगर मुख्य मुख्य क्वेश्चनों का नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप इसकी पीडीएफ को डाउनलोड करिए और वहाँ से नोट्स बना सकते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद मित्रों। जय हिंद।